चलो ठीक है। नेक्स्ट हम जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्रिपरेशन से हम आगे चल रहे हैं। पांचवे के बाद में जो छठा मेथड है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर्स। तो देखो 6 पॉइंट है हमारा कि फ्रॉम एस्टर से हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। एस्टर्स के बारे में तो पता है कि आर एस्टर्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और उसके बाद में फिर क्या रहेगा आपके पास में सी यानी कि आर। ठीक है, ये हो जाएगा एस्टर्स का केमिकल फॉर्मूला। इसके केमिकल फॉर्मूले को सबसे पहले सिंपली एक तरीके से बना सकते हैं, बस बहुत आसान रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस कर दो आप। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अच्छा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद है तुम्हें? पहले समझो। हाँ जी, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कैसे होती है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करा दो। मतलब कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है जैसे कि CH3OH, और आपने इसे एक एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ में रिएक्शन कराया, और ऊपर से रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 अप्लाई किया, 2 से 3 बूंदे यहाँ पे डालनी है और गर्म करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या होता है कि अल्कोहल वाले पार्ट से H रिमूव होता है, और जो आप अल्कोहल वाले पार्ट से H रिमूव होता है, अल्कोहल ये है आपके पास, H यहाँ से और OH यहाँ से। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है रिमूवल। तो रिमूवल के दौरान हमारी फॉर्मेशन क्या होती है, CH3 यहाँ से हमने लिखा सिंगल बॉन्ड O, और इसके बाद में यहाँ से आपको इसको जोड़ना है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। यह है आपका एस्टर। सवाल यह है कि हमें एस्टर से कार्बोक्सिलिक बनाना है फिर से। ठीक है, एस्टर यहाँ पे बन गया और यहाँ पे आपका क्या हुआ, H2O का रिमूवल हुआ। इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। लेकिन अब सवाल यह है कि सर इससे हमें वापस लेके जाना है रिएक्शन को, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो सिंपल आपको यहां से, ये आपके पास में मेन एस्टर है, अगर आप इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि H2O को एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे अप्लाई करना। डायरेक्टली आप H2O प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या फिर H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली ये सब्सटेंस हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से दो पार्ट्स में टूटेगा। कैसे टूटेगा कि जो CO वाला बॉन्ड है और उसके बराबर में जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड आपको ब्रेक करने। ठीक है, किस तरह से ब्रेक होंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। H2O को जब आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो यहाँ से एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, यानी कि OH जो है आपका CO के साथ जुड़ेगा और H पॉजिटिव जो है O के साथ जुड़ेगा। यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड O, O के पास में आपके पास में क्या आ जाएगा H, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 के साथ में CO, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसी C के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में एक OH। तो सिंपली जैसे आपने रिएक्शन की थी उसी तरीके से रिएक्शन यहाँ से, ठीक है, डिसोसिएट होके सेम कंपाउंड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे स्टेट में आप एल्कोहल्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से नीचे की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ा है कि एस्टर्स होते क्या है, एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन में किस तरह से हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स है वो होंगे। क्लियर? तो ये हमारा छठा पॉइंट था जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जी, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेके। अगेन वही कंसेप्ट होगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा है। तो क्या क्या उसके अंदर फॉर्मेशंस है पहले उसकी बात करेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेके। अगर किसी कार्बन चेन के अंदर, अगर कोई कार्बन चेन बहुत बड़ी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सिंपल तरीके से ज्यादा हो जाएगा।
मान लीजिए कार्बन चेन छोटी है, कार्बन चेन बड़ी है, तो डायरेक्टली उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक आपके पास में CH3COOH कंपाउंड है और दूसरी तरफ आपके पास में CH3CH2COH कंपाउंड है, तो आप कहेंगे कि इसके पास में ज्यादा कार्बन की चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कब होगा? जब ज्यादा बड़ी कार्बन चेन होगी। पहले ये समझ लो कि जब कार्बन की संख्या 1 से लेके 10 तक अगर हम बात करें, तो शुरुआती मेंबर 1 से लेके 3 या 4 तक के गैस फॉर्म में होते हैं, और ऐसे ही फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर लिक्विड आते हैं और ऐसे ही सॉलिड आते हैं फिर। लेकिन इसके अंदर जो पहले वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो गैस की बजाय भी किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड में। तो यहाँ गैस फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा, और लिक्विड से डायरेक्टली आप किसकी तरफ चलोगे? सॉलिड की। तो गैस इसके अंदर नहीं पाई जाती आमतौर पर। यानी कि अगर आपसे कहे जाए कि मेथनोइक एसिड क्या है, तो वो लिक्विड है। एसिटिक एसिड क्या है, तो वो लिक्विड है। प्रोपेनोइक एसिड क्या है? लिक्विड है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एसिड की रेंज में बढ़ते रहोगे, वैसे ऐसे एसिडिफाइड होते रहेंगे, मतलब सोलिडिफाइड होते रहेंगे, सॉलिड की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो सॉलिड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, और सॉलिड के केस में बहुत बड़ी कार्बन चेन चाहिए, आमतौर पे लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो नेचर है वो ब्रांच बढ़ाने पर फिर से वही होगा कि अगर आप ब्रांच बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट फिर से घटेगा। जितनी ज्यादा आप ब्रांचेस बढ़ा देंगे इसके केस में, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से बात करें, एग्जांपल हो गया हमारे पास जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक तरफ हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड COH, और दूसरी तरफ हमारे पास सिंपल है दैट इज CH3 CH2 COH। तो अब भी बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास ब्रांच है, तो ब्रांच होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। इसका कम होगा, उसका ज्यादा। नेक्स्ट और भी बात करें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर। हाँ जी बेटे, ब्रांच से मास का क्या कनेक्शन होगा अभी बता। यहाँ पे एक टर्म है भाई, मास वाले कंसेप्ट के लिए समझ लो, डाउट अगर आए, दैट इज नोन एज वीक वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? जो एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर आपने ब्रांच बढ़ानी शुरू कर दी, तो ब्रांच बढ़ाने से क्या होगा? ऐसे समझो, जैसे कोई पेपर है, पेपर आपने लंबा ले रखा है, कोई खुला हुआ पेपर है, बिल्कुल सिंपल पेपर है, तो उस पेपर को अगर आप जलाने शुरू कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पूरा जलेगा। लेकिन अगर हम, ठीक है, उस पेपर को ऐसे सिकोड़ के एक बोल बना दें और फिर हम उसको आग लगाएं, तो जल्दी से सब में, पूरे में आग लगेगी। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वंडरवॉल फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ऐसे केस में यहाँ पे आप बात करेंगे वंडरवॉल फोर्स की, तो यहाँ पे सरफेस एरिया घट जाता है और यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो मास के लिए आप बात करेंगे लॉन्ग चेन में। मास के लिए ऐसे बात नहीं करेंगे, हाँ, जब डिफरेंट ग्रुप होगा तब मास की बात करेंगे आप। ऐसे केस में अगर मास तभी यूजफुल होगा, यानी कि अगर मान लीजिए इसकी तरफ में हमें क्लोरीन जोड़ दो, 2 ही कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर एक तरफ Cl भी लगा हुआ है, दूसरे में Cl नहीं है, तो Cl वाले में फिर क्या हो जाएगा? इस बार आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तब मास ज्यादा होगी। इस तरह से ध्यान रखिए। अगेन आगे बढ़ते हैं, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? दोज लिक्विड्स विच हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीटली वेपराइज, वो आमतौर पे पूरी तरीके से वेपराइज हो सकते हैं, उनको आप कहेंगे दैट इज वोलेटाइल इन नेचर। इसके साथ साथ, ठीक है, इनके जो अगर हम पानी की बात करें तो दे आर मिसिबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं अच्छी तरह से। आमतौर पे ये देखा गया है कि 3 से 4 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मिसिबल होते हैं पानी में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब ये पानी में डिसोल्व करोगे आप, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। मतलब आपके पास में एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर CH3 COOH नाम का कोई केमिकल रखा है, और इसके अंदर आपने पानी को डिसोल्व करना है, यानी कि H2O। तो CH3 COH का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर है। O के पास में लोन पेयर, और हाइड्रोजन पानी वाला अगर मॉलिक्यूल बनाएंगे आप तो वो कुछ इस तरह से,
ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर्स। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, पार्शियली बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इनके अंदर क्या होती है, एक खासियत पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सोल्यूबल होते हैं पानी में। लेकिन जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता रहेगा उतना कम सोल्यूबिलिटी होती रहेगी। रीजन रीजन क्या है कि जो पीछे वाले पार्ट हैं ये पोलर नहीं होते, इनकी पोलैरिटी जो है बिल्कुल, जो ऐसे समझ लीजिए ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो जितनी बड़ी आप कार्बन की चेन पीछे बढ़ाते रहोगे उतने ज्यादा वो पानी में कम घुलना शुरू हो जाएंगे। समझ आई बात। तो इस तरह से मिक्सिबिलिटी के लिए भी ध्यान रखना। मिक्सिबल एक वर्ड है, घुलनशील के लिए ही वैसे इसको यूज कर रहे हैं, आप इसकी जगह सोल्यूबल भी यूज कर सकते हैं। कि सोल्यूबिलिटी जो है आपकी एसिटिक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है पानी के अंदर कुछ होगी, तो इसकी जगह दूसरा वर्ड है सोल्यूबिलिटी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि आमतौर पे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो कलरलेस फॉर्म में होंगे, इनके पास में पंजेंट स्मेल होगी। कलरलेस होने के साथ साथ नाक में चुभेगी स्मेल, जैसे विनेगर, सिरका होता है नाक में चुभता है, तो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड की फॉर्म है। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर 8 से 9% पाया जाता है हर 100 ml के अंदर। मतलब अगर आपके पास सिरका है और उस सिरके का वॉल्यूम आपने ले लिया 100 ml, तो 100 ml के अकॉर्डिंग उसमें 8 से 9 ml के कंपैरिजन में कितना होगा, सॉरी एसिटिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा 8 से 9 ml हर 100 ml के अंदर। इस तरीके से ख्याल रखिए। तो इनके पास में कलरलेस बॉडी है, यानी कि कलरलेस होंगे, और उसके साथ साथ पंजेंट स्मेल होगी, थोड़ा नाक में चुभेगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता रहेगा वो स्मेल धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी, पंजेंट नहीं रहेगी, ठीक है, कम होने लगेगी। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। लिखो इसको।